अब हम लोग इंडाइजेशन, जिसे डिस्पेप्सिया भी कहा जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। डिस का मतलब रहता है हमेशा बैड, एंड पेप्सिया जो टर्म है वो पेप्टीन से बनी है, जिसका मतलब है टू डाइजेस्ट। मतलब जब भी फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता वो कंडीशन डिस्पेप्सिया कहलाती है। और इसी को हम जब इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया को जब डिफाइन करते हैं तब हम कहते हैं कि एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट इन जीआईटी इज कॉल्ड एज इंडाइजेशन और डिस्पेप्सिया। अब हम आते हैं कि ये जो डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन है ये बहुत कॉमनली लोगों को देखा जाता है। एक्यूट भी हो सकता है, परसिस्टेंट भी हो सकता है। तो ये जो इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया है ये होने के कारण क्या क्या हैं। अब इन कारणों में सबसे पहले इसकी इटियोलॉजी में अपन देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला जो कारण है वो है इमोशनल फैक्टर्स। ये जो इमोशनल फैक्टर्स हैं इसका मतलब ये है कि कई लोग ऐसे रहते हैं जो नर्वस टेम्परामेंट के रहते हैं, उनमें ये कंडीशन देखी जाती है। ज़्यादा उनको नर्वसनेस आई कि उनको इंडाइजेशन वाली कंडीशन हो सकती है। उसी तरह से एंजाइटी यदि किसी को बहुत ज़्यादा है तब उनमें भी ये इमोशनल जो डिस्टर्बेंस हो जाता है और उसी इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण इंडाइजेशन देखा जाता है। अब मैंने पहले ही डिफाइन किया है कि किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट होना ही इंडाइजेशन है। अब इसके बाद सेकेंड जो कॉज है वो है इसका मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन इसलिए क्योंकि जब भी मालन्यूट्रिशन होता है तब ऐसे समय में क्या देखा जाता है, तो ऐसे समय में हमेशा जो भी पर्सन है उस पर्सन को प्रॉब्लम आ जाती है और वो जो पर्सन रहता है उसकी जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाते और इसी कारण से ये मालन्यूट्रिशन के कारण इंडाइजेशन होता है। क्योंकि बॉडी के अंदर स्टमक जितने भी अपने जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, उन डाइजेस्टिव जूसेस में प्रॉपर एंजाइम्स नहीं रहते। जब प्रॉपर एंजाइम्स नहीं रहेंगे तो फूड का डाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये इंडाइजेशन देखा जाता है मालन्यूट्रिशन से। थर्ड जो कॉज है वो है डिसीजेस। अलग अलग तरह के डिसीज़ हो जाते हैं और वो जो जब डिसीज़ हो तब पर्सन को जनरली इंडाइजेशन देखा जाता है। इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी प्रकार की बीमारी हो जाए तब ये कंडीशन होती है। इसके बाद जो कंडीशन है इटियोलॉजी है वो है ओवर ईटिंग। कई बार पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद का खाना है इसलिए बहुत खा लेता है और वो जो खाना रहता है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। वैसे ही कई बार हेवी फूड्स यदि व्यक्ति लेता है, जिसको हम कहते हैं गरिष्ठ भोजन, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है बैड फूड हैबिट्स। ये जो बैड फूड हैबिट्स है इसका मतलब तो आप लोग सब जानते हो कि जंक फूड जो पर्सन खाते हैं वो उनमें ये कंडीशन ज़्यादातर देखी जाती है। या जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है, फ्राइड फूड है, स्वीट्स हैं बहुत टू मच अमाउंट में, उसके कारण भी ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट इसके बाद है डिस्टर्ब म्यूकोजल लेयर। डिस्टर्ब म्यूकोजल लेयर का मतलब है कि जो जीआईटी ट्रैक्ट है उस जीआईटी का, वैसे तो इंडाइजेशन जो है वो अपर जीआईटी का ही डिसीज़ है, लेकिन फिर भी कहीं कोई भी जो जीआईटी ट्रैक्ट की लेयर है, म्यूकोजल लेयर, उसमें किसी कारण से उसकी जो इंटीग्रिटी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें भी ये इसके कारण भी ये इंडाइजेशन देखा जाता है। अब ये जो डिस्टर्ब म्यूकोजल लेयर है वो कौन कौन सी कंडीशन में नॉर्मली देखी जाती है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए, सीलिएक डिसीज़ हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्राइटिस हो, तो ऐसे समय में ये कंडीशन होती है। इसके बाद यदि अपन देखें तो उसमें आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर इम्प्रॉपर रेस्ट। कई बार पर्सन प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाते, उनकी नींद प्रॉपर नहीं रहती है, स्लीप डिसऑर्डर रहता है, या टू मच वो किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे समय में, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो ऐसे सब कारणों से कई बार इम्प्रॉपर रेस्ट हो पाती है। जब
प्रॉपर स्लीपिंग होगी और प्रॉपर रेस्ट होगी तो जो भी इंटेस्टाइन है उसकी जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, और ऐसा नहीं हो तो वो सेल्स जो रहते हैं वो अनहेल्दी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और इससे फिर इंडाइजेशन देखा जाता है। लास्ट इसकी जो इटियोलॉजी है वो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स। कई लोगों की आदत रहती है या कई लोग बीमार रहते हैं और उसके कारण उनको रोज़ कई सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और उसके कारण भी इंडाइजेशन देखा जाता है। अब आते हैं अपन डाइटरी मैनेजमेंट पे। डाइटरी मैनेजमेंट के हिसाब से यदि अपन देखें तो उसमें इसका सबसे पहले तो है, जैसे पहले ही मैंने बताया कि कई बार ये जो इंडाइजेशन है वो टेम्पररी फेज का ही रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने ओवर ईटिंग कर ली है ना, या जो भी उसकी नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स है उसमें कोई चेंजेस आ जाए तो उसके कारण ये टेम्पररी इंडाइजेशन होता है, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। पर जो परसिस्टेंट इंडाइजेशन है वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है और इसलिए उसको बार बार या हमेशा ही इंडाइजेशन रहता है। अब ऐसे समय में क्या देखा जाता है कि उसको डाइटरी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसका कारण ये है कि एक तो यदि परसिस्टेंट इंडाइजेशन है तो उसका मतलब है कि उसका फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण उसको हमेशा भूख कम लगेगी, मालन्यूट्रिशन हो जाएगा, तो वो बॉडी को अनहेल्दी बना देगा। इसलिए इस परसिस्टेंट इंडाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि डाइटरी मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अब अपन आते हैं इसका डाइटरी प्रिंसिपल क्या होना चाहिए उस पर। अब इसका जो डाइटरी प्रिंसिपल है उसमें यदि अपन देखें तो उसमें लो फाइबर डाइट कंटेनिंग नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ये यदि टेम्पररी फेज का इंडाइजेशन है और इस तरह से यदि अपन खाए, उसमें चेंज कर दे फूड हैबिट में थोड़ी सी, तो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन परसिस्टेंट इंडाइजेशन है तो कैसा डाइट होना चाहिए, तो ए लो फाइबर डाइट, हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट एंड अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी जो भी फूड है वो रिकमेंड करना चाहिए। क्योंकि क्या कारण था जिसके कारण कि ये परसिस्टेंट इंडाइजेशन है उसको ध्यान रखना है। अब परसिस्टेंट है इसका मतलब है कि जो म्यूकोजल लेयर है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। मान लो लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो अपने को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन जिन चीज़ों में लैक्टोज है, शुगर, वो वाली चीज़ें उनको नहीं दी जाए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जब भी फूड दिया जाए तब उसमें जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए दिया जाए। ये तो हो गया इसका डाइटरी प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से अपने को फाइबर कम देना है, कैलोरी इसलिए ज़्यादा देना है परसिस्टेंट में क्योंकि उसका लॉस ऑफ एपिटाइट और मालन्यूट्रिशन देखा जा रहा है, इसीलिए अपने को प्रोटीन भी ज़्यादा देना है ना। तो BMI को मेंटेन करने के हिसाब से अपने को हाई कैलोरी और प्रोटीन उसका 1 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन देना है। फैट इसलिए कम देना है क्योंकि इसका डाइजेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है और पहले ही इंडाइजेशन है तो उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये 20% या 25% के बीच में दे सकते हैं कैलोरीज को। नेक्स्ट इसके बाद है टाइप ऑफ डाइट, कि ये जो भी पर्सन है उसको किस तरह का डाइट दिया जाए। टाइप ऑफ डाइट में हमेशा उसको सॉफ्ट डाइट देना चाहिए। जो सॉफ्ट है डाइट वो इजी टू डाइजेस्ट भी होता है और इसमें फाइबर भी कम रहते हैं, इसलिए ऐसा डाइट उसको दिया जाए। अब इसमें कौन कौन से फूड्स अलाउड है वो अपन देख लेते हैं जो कि उसको फ़ायदा करेंगे। उसमें लो फैट मिल्क और उसी से बने हुए जो प्रोडक्ट्स है उसमें कर्ड है, बटर मिल्क है,
ये देना चाहिए। इसमें प्रोबायोटिक्स भी रहते हैं, इसलिए और ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। दूसरी चीज़ जो अपन दे सकते हैं उसको सॉफ्ट या हार्ड कुक्ड एग, यदि वो नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है तो ऐसे समय में सॉफ्ट या हार्ड कुक्ड एग देना चाहिए। एग का जो ऑमलेट है या और दूसरे टाइप के जो फ्राइड है वो सब चीज़ें इसमें अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही बॉइल्ड या जो बेक्ड नॉन वेज फूड्स हैं वो देना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं हो, वो वाले फूड्स। इसके अलावा कुक्ड या कैंड फ्रूट्स होना चाहिए। बेसिकली ये है कि फ्रूट्स में कई बार बड़े बड़े छिलके, मतलब हार्ड छिलके भी रहते हैं और उसमें सीड्स भी रहते हैं, तो ऐसे वाले फूड्स नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे वाले जो फूड्स होंगे उनको या तो अपन कैंड फॉर्म में दे सकते हैं, डब्बाबंद जो मिलते हैं, क्योंकि वो वैसे ही कुक्ड रहते हैं, है ना, इसलिए वो दे सकते हैं। या उसकी कुकिंग करके, जैसे अपन बोलते हैं एप्पल है तो एप्पल पाई बना के दे दिया जाए, या और भी बाकी फ्रूट्स हैं उनको भी अपन इस तरह से कर सकते हैं। जो सॉफ्ट फ्रूट्स है जैसे बनाना है, मैंगो है, वो अपन उनको खिला सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट ही है नेचर में, इसलिए तो जो सॉफ्ट है वो तो अपन दे सकते हैं। अब उसी तरह से जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी हमको रॉ फॉर्म में नहीं देना है, कुक्ड फॉर्म में ही देना है। और जब कुक फॉर्म में देंगे तब ये ध्यान रखना चाहिए कि सॉफ्ट डाइट है, इसलिए उसमें मसालों का यूज़ कम किया जाए और सिंपल कुकिंग वाला जो वेजिटेबल है वो हो। सिंपल कुकिंग मतलब सिर्फ छोंक लगाई और उसको पका दिया। नेक्स्ट इसके बाद है वाइट ब्रेड और रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई रोटी। मीनिंग ये है कि जब अपन रोटी बना रहे हैं या ब्रेड दे रहे हैं तो जिसमें फाइबर कम हो, इसलिए जो आटा है उसको छान लेना चाहिए और उसके बाद फिर उसकी रोटी बना के उनको देना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जो देना है, मतलब जो उनको फ़ायदा करेगा कि जो भी रेडी टू ईट या जो कुक्ड सीरियल्स हैं वो सब अपन इनको दे सकते हैं। जैसे इसको फॉर एग्जांपल पोहा बना सकते हैं, जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिलते हैं वो दे सकते हैं, उपमा बना के दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, है ना। पर दलिया भी देते समय ये ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कुक्ड फॉर्म में हो। वैसे दलिया जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ी मात्रा में जो फाइबर है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, इसलिए। इसके अलावा टी, कॉफ़ी, फ्रूट जूसेस ये सब अपन दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें अपन इसको दे सकते हैं, है ना। वैसे ही जो लो फैट मिल्क है उससे बने हुए जैसे कर्ड है, कर्ड नहीं सॉरी वो तो पहले ही बता दिया मैंने, पुडिंग्स हैं, कस्टर्ड्स हैं, वो सब अपन इसमें दे सकते हैं। उसी तरह से जो पनीर है वो दे सकते हैं, चीज़ है वो दे सकते हैं, पर सभी लो फैट में बना हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फूड्स अवॉइडेड। हमेशा ये फूड्स अवॉइडेड बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि वही चीज़ें नुकसान ज़्यादा करती है। अब इसमें नॉर्मल जो फूड्स अवॉइड किए जाते हैं, फ्राइड और फैटी फूड्स हेवी रहते हैं वो, इसलिए वो रॉ, अनकुक्ड एंड हार्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ब्रेड्स, गैस फॉर्मिंग फूड्स, हेवी फूड्स, स्पाइसी फूड्स, टू मच स्वीट्स, होल मिल्क, नट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अवॉइड करो। उसी तरह से जो अल्कोहल है या जो लोग ड्रग्स लेते हैं, या ड्रग्स मीन्स मेडिसिन नहीं, और जो लोग तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं वो सब लोगों ने अवॉइड करना चाहिए, तो परसिस्टेंट जो इंडाइजेशन है वो ठीक हो सकता है। अब उसके बाद आता है कुछ पॉइंट्स जो कि इंडाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन में क्या क्या ध्यान रखना है, तो ईट एट रेगुलर टाइम एंड इन रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब व्यक्ति को भूख लगती है तब नेचुरल प्रोसेस रहती है कि उस समय जूसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्रेटेड होते हैं,
और वो जो जूसेस रहते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए फूड चाहिए रहता है। पर यदि अपन प्रॉपर टाइम में नहीं खाते हैं तो ऐसे समय में क्या हो जाता है कि वो जो फूड रहता है यानी वो जूसेस रहते हैं वो अपने इंटेस्टाइन पर ही एक्ट करते हैं और उससे इंटेस्टाइन भी कमज़ोर हो जाती है, जो ग्लूकोजल लेयर है वो कमज़ोर हो जाती है, इंडाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जीआईटी ट्रैक्ट के। दूसरी बात ये कि भूख नहीं है और ऐसे समय में खाया तो प्रॉपर जूसेस सीक्रेट नहीं हो पाते, इसलिए भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो इसी के साथ लिखा है कि एंड इन रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, जब भी खाना खाया व्यक्ति तब शांत चित्त से और प्रसन्न एटमॉस्फेयर में खाना चाहिए, तो वो रिलैक्स्ड रहता है तब जूसेस का सिक्रेशन भी प्रॉपर होता है। इसीलिए खाना खाते समय कहा जाता है कि हमेशा या तो चुपचाप खाना खाया जाए या कभी भी निगेटिव बातें नहीं की जाए। या हम ऐसे सीरियल्स देखते हैं कई बार खाना खाते समय जिसमें कि बहुत ज़्यादा मारधाड़ और टेंशन बढ़ाने वाले रहते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें नहीं हो। या कई बार ऐसा रहता है कि खाना खाते समय ही जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, है ना, तो वो चीज़ भी बहुत गलत रहती है। ऐसे समय में फिर जो खाना रहता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो सकता और इंडाइजेशन हो जाता है। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ईट स्लोली एंड च्यू फूड थरोली, मतलब जो भी भोजन हम खाएं वो एक तो बहुत चबा चबा के खाएं और आराम से खाएं। कहा जाता है ना कि 32 दांत हैं तो 32 बार फूड को खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि आराम से खाएंगे तो जूसेस का उसमें प्रॉपर सलाइवेशन भी होगा और प्रॉपरली जूस उससे मिल सकेंगे, जिसके कारण कि डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। इसलिए ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी जीआईटी प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ को बहुत हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर तीसरी जो पॉइंट है वो है ईट स्मॉल मील्स। इसका मतलब है कि हमेशा जब भी खाना खाएं तो थोड़ी मात्रा में ले, और जो भी फूड भी ले वो एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे कई लोग टेबल स्पून लेके खाना खाते हैं और उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टीस्पून ले और उससे अपन खाना खाएं। मतलब जो भी कौर होगा खाने का, गस्सा जिसको बोलते हैं, वो छोटा होना चाहिए। और ये भी है इसका एक कारण कि ईट स्मॉल मील्स का मतलब है कि वो तो हो ही गया कि गस्सा भी छोटा हो, पर दूसरी बात ये कि जब भी खाना खाने बैठे तब एकदम फुल स्टमक न ले, थोड़ा सा जगह रखें, एकदम ओवर ईटिंग ना करें, ये इसका मीनिंग ये भी है। इसके बाद जो ध्यान रखा जाता है कि जो भी फूड जिससे अपने को एलर्जी की संभावना है या जिसके कारण भी हमको तकलीफ़ हो सकती है, ऐसे सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए। फिर इसके बाद है टेक एंड फॉलो मेडिकल एडवाइस इफ़ सफरिंग फ्रॉम परसिस्टेंट इंडाइजेशन। ये सब चीज़ें तो अपने को ध्यान रखना ही है, पर यदि बार बार हमको इंडाइजेशन हो रहा है तो हमेशा सिर्फ ये घर में ही हम कुछ नुस्खे अपनाएं, उसकी अपेक्षा बेस्ट है कि किसी प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया जाए और उसकी जो सलाह है, उसकी जो मेडिकेशंस हैं उसको भी फॉलो किया जाए, ताकि डाइट के साथ साथ ये जो मेडिकेशन है और उसकी जो भी कंसल्ट आपने किया और उसने जो भी सजेशंस दिए हैं उसको फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति है वो स्वस्थ होगा। क्योंकि खाना यदि प्रॉपरली होता है तभी उसकी हेल्थ प्रॉपर हो सकती है। तो इस तरह से ये चीज़ है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है सैंपल मेनू, जिसको कि आप लोग भी दिन भर का प्लानिंग करिए। इसको मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये आप लोग अपने हिसाब से लीजिए और अपने हिसाब से आप लोग इसका सैंपल प्लान बनाइए। तो ये हो गया आज का अपना लेक्चर कंप्लीट।